हेलो देयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने। और आज आज हम लोग करने जाने वाले हैं क्या। आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे चैप्टर द कोल्ड वॉर एरा का आज तीसरा पार्ट। और आज हम लोग जो टॉपिक करने जाने वाले हैं उसका नाम है द इमरजेंस ऑफ टू पावर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने पिछले वीडियोस देख लिए होंगे। और आप सबका स्वागत करता हूं मैं सीयूटी अड्डा 24/7 पर, जो कि आप लोगों को लेकर आता है बहुत सारे न्यूज़, बहुत सारे करंट अफेयर्स, बहुत सारे जीके, बहुत 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 सारे एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस, बहुत सारे शॉर्ट, बहुत सारे अपडेट्स, बहुत सारे नोटिफिकेशंस। और आप सबकी हेल्प करता है आपके एग्जाम को क्लियर करवाने में और एग्जाम में आपके मार्क्स को रेज करने में। तो चलिए देखते हैं कि आज वाला टॉपिक हम लोगों को किस बारे में। तो टॉपिक का नाम है द इमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स। तो हम सबको पता है कि जो दुनिया थी इस टाइम पीरियड में, कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में, वो बाइपोलर वर्ल्ड। और बाइपोलर वर्ल्ड हम लोग इसको इसलिए कह रहे थे क्योंकि दो सुपर पावर जो था उनका दबदबा था या फिर उनका डोमिनेंस चल रहा था दुनिया। ठीक है, अब होता क्या है, यूएसए एक तरफ है, दूसरी तरफ हमारे पास सोवियत यूनियन या यूएसएसआर है। और अब ये दोनों के दोनों जो सुपर पावर्स है ये अपनी अपनी टीम बनाना स्टार्ट करेंगे, ये अपना अपना ग्रुप्स बनाने स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यूएसए अपनी अलग टीम बनाएगा, यूएसएसआर अपनी अलग टीम बनाएगा। ठीक है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसी वजह से ये क्या बोल रहा है, द इमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स, है ना। इसका मतलब क्या है, कुछ कंट्रीज आएगी और क्या करेगी यूएसए का साथ देगी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूँ कनाडा, तो कनाडा किसका साथ देगी, यूएसए का साथ देगी। अगर मैं बात करूँ किसका, यूके का, किसका साथ देगी, यूएसए का साथ देगी। अगर मैं बात करूँ फ्रांस का, किसका साथ देगी, यूएसए का साथ देगी। अगर मैं बात करूँ किसकी, स्पेन की, इटली की, किसका साथ देगी। ये सारे के सारे लोग साथ देंगे किसका, यूएसए का। तो इनका अपना ग्रुप अलग बन जाएगा, टीम ए, आगे ना। इस तरीके से यूएसएसआर क्या करेगा, अपनी अलग से टीम बनाएगा। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे इसका साथ कौन देगा, तो चाइना देगा। इसका साथ कौन देगा, तो आ, कौन देगा, बेलारूस देगा। ठीक है, और कौन देगा, लातविया देगा। और कौन देगा, लिथुआनिया देगा। और कौन देगा, एस्टोनिया देगा। तो अलग अलग कंट्रीज इसका साथ देगी। ठीक है, और इसका अपना अलग से ग्रुप बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि इसका मतलब क्या है, दो सुपर पावर्स तो है, लेकिन अब जो दुनिया है उसकी बहुत सारी कंट्रीज कोई एक साइड चूज करेगी। या तो वो बोलेगी कि हम लोग यूएसए के साइड में, या तो वो लोग बोलेंगे कि हम लोग यूएसएसआर के साइड में। ठीक है, और इस हिसाब से दुनिया बाइपोलर हो जाएगी, है ना। और दुनिया के दो ग्रुप्स, दो ब्लॉक्स बन जाएंगे। इसी वजह से हमारे टॉपिक का नाम है द इमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स। और ये दो पावर ब्लॉक के जो लीडर्स हैं वो ये दो सुपर पावर्स है। एक का नाम है द सोवियत यूनियन और दूसरे का नाम है यूएसए। ठीक है, आगे देखिए क्या बता रहा है, तो वर्ल्ड गॉट डिवाइडेड बिटवीन द अलायंस सिस्टम्स। ठीक है, और अलायंस सिस्टम में दुनिया जो है वो बढ़ गई। अब अलायंस सिस्टम में बढ़ने का मतलब क्या है, अलायंस क्या होता है, गठबंधन। अब देखो गठबंधन क्या में क्या होता है, एक बड़ी पार्टी होती है, उसके बाद सारी छोटी पार्टी। ठीक है, इसी तरीके से एक सुपर पावर है और बाकी सारी कंट्रीज इसका साथ दे रहे हैं, तो ये एक अलायंस ग्रुप हो गया, आगे ना। दूसरी तरफ एक सुपर पावर, बाकी सारी छोटी छोटी कंट्रीज अगर इसका साथ दे रही है, ये दूसरा ग्रुप बन गया, है ना। मतलब टीम्स में बढ़ गई है पूरी की पूरी दुनिया। यही चीज ये बता रहा है कि दुनिया जो है वो डिवाइड हो चुकी थी अलायंस सिस्टम, है ना। गठबंधन बन गए थे, अलग अलग ग्रुप्स बन गए थे, है ना। कितने ग्रुप्स, दो बड़े बड़े ग्रुप्स। A state was supposed to remain tied to its protective superpower to limit the influence of the other superpower and its allies. अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा है हम लोगों को। अगर तुम लोगों को क्यूबन मिसाइल क्राइसिस थोड़ा सा याद है, तो आप सबको पता है कि क्यूबा है ना। और क्यूबा किस कंट्री के पास था, तो यूएसए के पास था। ये ऐसी कुछ दुनिया थी, दुनिया में दो हिस्से बना दिए थे हम लोगों ने। यहाँ पर क्या था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बहुत पास में क्या था, यहाँ पर क्यूबा था, आगे ना। लेकिन क्यूबा क्या यूएसए का मुकाबला कर सकता है, नहीं कर सकता। ठीक है, इस वजह से क्यूबा ने क्या करा, एक टीम चूज करी, क्या इसने बोला, भैया मैं तो यूएसएसआर वाला बनूंगा, आगे ना। अब यूएसएसआर क्या करेगा, ये दोनों एक दूसरे से टाइड हो गए, मतलब क्यूबा किसके साथ टाइड हो गया, यूएसएसआर के साथ। देखो यही बता रहा है, स्टेट वाज सपोज टू रिमेन टाइड टू इट्स प्रोटेक्टिव सुपर पावर। तो क्यूबा का प्रोटेक्टिव सुपर पावर कौन है, यूएसएसआर। क्यूबा अगर चौड़ा होकर खड़ा हो सकता है किसके सामने, यूएसए के सामने, तो क्यों, क्योंकि उसको पता है कि पीछे पापा खड़े हैं यूएसएसआर नाम के। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, स्टेट वाज सपोज टू रिमेन टाइड टू इट्स प्रोटेक्टिव सुपर पावर टू लिमिट द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर सुपर पावर, ताकि यूएसए इसके ऊपर अटैक ना करे। क्योंकि अगर यूएसएसआर के पीछे, क्यूबा के पीछे यूएसएसआर खड़ा नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्यूबा की इतनी औकात नहीं है कि वो क्या करे, यूएसए को ललकारे।
लेकिन अब क्यूबा यूएसए को ललकार सकता है क्योंकि पीछे क्या खड़े, कौन खड़ा है, यूएसएसआर खड़ा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो ये क्या बोल रहा है कि क्यूबा को यूएसए की पावर को लिमिट करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको यूएसएसआर का सपोर्ट लेना पड़ेगा। और इसी वजह से क्यूबा ने क्या कर दिया था, क्यूबा ने दोस्ती कर ली थी किसके साथ, यूएसएसआर के साथ। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? मतलब कोई एक छोटा स्टेट दूसरे सुपर पावर की पावर को लिमिट करने के लिए किसी और सुपर पावर का साथ लेता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, देखिए क्या बता रहा है आगे। The smaller states and alliances use the link to the superpowers for their own purposes. ठीक है, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है। ये क्या बता रहा है कि जो छोटे छोटे स्टेट्स होते थे वो अपना इंटरेस्ट देखते थे, है ना। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूँ किसी भी छोटे कंट्री की, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान जो है वो यूएसए के ग्रुप का पार्ट बन जाएगा आगे जाकर। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो अपना इंटरेस्ट देख रहा है कि भाई यूएसए के पास पैसा ज्यादा है, सुपर पावर है, मेरी कभी इंडिया के साथ लड़ाई हो जाएगी तो मेरा साथ दे देगा, है ना। मतलब अपने इंटरेस्ट के लिए वो क्या कर रहा है, किसी एक ग्रुप का साथ दे रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ऐसे ही क्यूबा यूएसएसआर का साथ दे रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि भैया यूएसएसआर मेरी हेल्प करेगा हर चीज में। ठीक है, आइए देखो आगे क्या बता रहा है। दे गॉट द प्रॉमिस ऑफ प्रोटेक्शन, वेपन्स एंड इकोनॉमिक aid against their local rivals, mostly regional neighbors with whom they had rivalries. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग अगर क्यूबा की बात करें, क्यूबा की, तो क्यूबा जो है ये यूएसएसआर की टीम का बंदा था, ये यूएसएसआर का अलाई था, दोस्त था। अरे बोलो भैया, था कि ना? यूएसएसआर ने क्या कहा है इसको कि भैया तू मेरा पार्ट बन जा, मेरा दोस्त बन जा, मैं तेरे को सबसे पहले क्या दूंगा, प्रोटेक्शन। तो इन छोटे कंट्रीज को जो भी अलायंस सिस्टम का या जो भी इन सुपर पावर के ग्रुप का पार्ट बनता था उनको सबसे पहली चीज क्या प्रॉमिस करी जाती थी कि भैया तुम्हें प्रोटेक्शन मिलेगा। दूसरी चीज क्या दी जाती थी इनको, वेपन्स। तो हम सबको पता है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में क्या हो रहा था, यूएसएसआर से सारे के सारे वेपन्स, मिसाइल्स, एटम बॉम्ब्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है न्यूक्लियर वेपन्स कहाँ से आ रहे थे, यूएसएसआर से आ रहे थे और क्यूबा में जाकर सेटल किया जा रहा था उनको, और रशिया का मिलिट्री बेस बनाया जा रहा था क्यूबा को, आगे ना। मतलब सबसे पहली चीज यूएसएसआर ने क्यूबा को क्या प्रॉमिस किया, प्रोटेक्शन, कि भैया यूएसए से तुझे मैं बचाऊंगा, टेंशन मत। दूसरी चीज क्या, देखो वेपन्स चाहिए, ये ले वेपन्स मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तीसरी चीज क्या, एंड इकोनॉमिक एड। तो हम सबको पता है कि क्यूबा को फाइनेंशियल एड भी देता था, डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल एड हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, है ना। तो क्यूबा को फाइनेंशियल एड, पैसा कौन दे रहा है, भैया तुझे डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए, मैं यूएसएसआर हूँ, मैं दे रहा हूँ देखो पैसा। ठीक है, इसका मतलब ये जो सुपर पावर्स होते थे ये छोटी छोटी कंट्रीज को अपने ग्रुप में लाने के लिए क्या करते थे, उनको प्रोटेक्शन का प्रॉमिस देते थे कि भैया तुम्हें दूसरे सुपर पावर से मैं प्रोटेक्ट करूंगा, तुम्हें फाइनेंशियल एड मैं दूंगा, और तुम्हें वेपन्स चाहिए मैं प्रोवाइड। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा। अच्छा, मोस्टली एड अगेंस्ट द लोकल राइवल्स। अब इसका क्या मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जो है ये यूएसए के ग्रुप का सपोर्टर बन गया, यूएसए का सपोर्टर बन गया एग्जांपल के। ठीक है, अब सीन क्या हो रहा है, पाकिस्तान को वर्ल्ड पॉलिटिक्स से क्या लेना देना है इस टाइम पीरियड में, वैसे कुछ लेना देना नहीं। लेकिन इसकी मेन दुश्मनी किसके साथ, हमारे साथ, इंडिया के साथ। अरे बोलो भैया ऐसा ही है क्या, बिल्कुल ऐसा ही है। अब ध्यान सुनो हो रहा क्या, पाकिस्तान को क्या पता है, पाकिस्तान को पता है कि अगर मैं यूएसए का सपोर्ट करूं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, तो जब भी मेरी इंडिया के साथ लड़ाई होगी तो मुझे वेपन्स कौन प्रोवाइड करेगा, यूएसए। मुझे फाइनेंशियल एड कौन देगा, यूएसए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? और इसकी हेल्प से मैं किसको हरा पाऊंगा, इंडिया। कर रहा ऐसा कभी नहीं पाया, लेकिन सोच तो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये क्या करते थे, ये छोटी छोटी कंट्रीज अपने इंटरेस्ट के लिए इन पावर ब्लॉक्स में या इन टीम्स में चले जाते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। एंटायर वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू टू कैंपस, और ये बोल रहा है कि पूरी पूरी दुनिया दो कैंपस में, दो पावर ब्लॉक्स में डिवाइड हो चुकी थी। एक पावर ब्लॉक था जिसको हम लोग कहते थे यूएसए का पावर ब्लॉक, दूसरा यूएसएसआर का पावर ब्लॉक, लेकिन अब इन दोनों को हम लोग कुछ नाम देने वाले। नहीं क्या होगा, दिस डिवीजन हैपेंड फर्स्ट इन यूरोप। अब क्वेश्चन ये है कि ये वाला डिवीजन पहले यूरोप में क्यों। ठीक है, तो देखो बड़ा इजी आंसर है इसका, ये हमारी दुनिया है जैसे हमेशा से रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चलो ऐसे नहीं करते, हम लोग थोड़ा सा इजी बना देते हैं इसको। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग लेकर आते हैं किसको, ये है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, ये है यूरोप, और ये है एशिया। ठीक है, यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, यहाँ पर बैठा हुआ है यूएस। यहाँ पर कौन है, यहाँ पर बैठा हुआ है यूएस। ठीक है, एशिया में दबदबा किसका, एशिया में डोमिनेंस किसका, एशिया में डोमिनेंस है यूएसएसआर का।
नॉर्थ अमेरिका में डोमिनेंस किसका? नॉर्थ अमेरिका में डोमिनेंस है यूएसए का। ठीक है, बीच में पड़ता है क्या? यूरोप। यूरोप में क्या सिस्टम चल रहा था? यूरोप में दो सिस्टम चल रहे थे। जो ईस्टर्न यूरोप था, ईस्टर्न यूरोप ये वाला हिस्सा, ये किसका सपोर्टर था? यूएसएसआर। और जो वेस्टर्न यूरोप था, वेस्टर्न यूरोप, ये किसका सपोर्टर था? यूएसए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इसका मतलब यूरोप में दो तरीके के लोग थे। एक ऐसे लोग या एक ऐसी कंट्रीज जो यूएसए का सपोर्ट कर रही थी, ठीक है, और एक ऐसी कंट्री जो यूएसएसआर का सपोर्ट कर रही थी। इसका मतलब मेन डिवीजन हम लोगों को कहां पर दिखाई दे रहा है? मेन डिवीजन हम लोगों को दिखाई दे रहा है यूरोप में। इसी वजह से ये क्या लिख रहा है? द डिवीजन हैपेंड फर्स्ट इन यूरोप। ठीक है, अब ध्यान सुनो क्या हो रहा है। ये जो वेस्ट वर्ल्ड है, वेस्ट वर्ल्ड, ठीक है, किसके सपोर्टर्स है? यूएसए के। इसी वजह से हम लोग इनको बोलेंगे क्या? इसी वजह से हम लोग बोलेंगे कि वेस्टर्न यूरोप जो था, वेस्टर्न यूरोप वो किसका सपोर्टर? यूएसए का। और इसी वजह से इनको बोला गया, इन सारे लोगों को इनको बोला गया वेस्टर्न अलायंस। क्या बोला गया? वेस्टर्न अलायंस, वेस्टर्न टीम। आगे ना, दूसरी तरफ ये ईस्ट यूरोप वाले लोग जो है, या ईस्टर्न यूरोप वाले लोग जो है, ये किसके सपोर्टर्स? ईस्टर्न यूरोप वाले लोग किसके सपोर्टर्स? यूएसएसआर। इसी वजह से यूएसएसआर के ग्रुप को क्या बोला गया? ईस्टर्न अलायंस। ठीक है, तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि ईस्टर्न ईस्टर्न अलायंस का हेड कौन है, तो ईस्टर्न अलायंस का हेड कौन है? यूएसएसआर। अगर क्वेश्चन आए वेस्टर्न अलायंस का हेड कौन है, तो वेस्टर्न अलायंस का कौन हेड है? यूएसए। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, वेस्टर्न यूरोप किसका सपोर्टर है? यूएसए का। ईस्टर्न यूरोप किसका सपोर्टर है? यूएसएसआर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? समझ में आ रहा है? ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? इन ग्रुप्स को नाम देंगे। वेस्ट और ईस्ट में तो समझ में आ गया हम, ठीक है, लेकिन अब इनका क्या होगा? नामकरण होगा, जो कि इनका नामकरण संस्कार अभी तक नहीं हुआ। ठीक है, आइए आगे। आई होप यहाँ तक आप लोगों को सारी सारी चीजें समझ में आई। वेस्टर्न अलायंसेस, और यहाँ पर लिखा है इसमें नेटो। अब ये नेटो क्या है, इसके बारे में ध्यान सुनो। नेटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सर, ये कैसा नाम है? अभी समझा। देखो क्या, ये मैप दिख रहा है आप लोगों को, बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। इस मैप में यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ये जो बीच में एस शेप का ओशन दिख रहा है आप लोगों को, एस शेप का ओशन, इसको हम लोग कहते हैं अटलांटिक ओशन। क्या कहते हैं हम लोग इसको? अटलांटिक ओशन। ये वाला अटलांटिक ओशन नहीं है, ये वाला एस शेप वाला, ये बीच वाला अटलांटिक ओशन। ठीक है, बस समझाने के लिए मैंने यहाँ पे अटलांटिक ओशन को दो हिस्सों में बांटा। नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ऊपर वाला नॉर्थ अटलांटिक ओशन, नीचे वाला साउथ अटलांटिक। कोई दिक्कत? ठीक है, अब ये जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, इसके जो कंट्रीज है उनकी बात कर रहे हैं। कौन सी कंट्रीज? ये सारी कंट्री जो ब्लू में बनी हुई है, डार्क ब्लू में या पर्पल में या वॉयलेट में, जो भी है, ये सारी की सारी कंट्रीज जो है, ये यूएसए का सपोर्ट करने वाली कंट्रीज। समझ में आ रहा है नहीं? और ये है कहाँ पर? ये नॉर्थ अटलांटिक से जुड़ी हुई है। देखो, नॉर्थ अटलांटिक ओशन से जुड़ी हुई है कि ना? इसी वजह से इसका नाम रखा गया नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी। ट्रीटी मतलब संधि। इन लोगों ने मिलकर क्या कर दिया? संधि कर ली। किसने? नॉर्थ अटलांटिक से जुड़े हुए कंट्रीज में। और इन लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, इस वजह से इसका नाम है नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो बोल लो, नेटो बोल लो, एक ही बात है ना? स्पेलिंग सही लिखनी है, एग्जाम में सही टिक करके आना है, आंसर सही हो। प्रोनाउंस क्या कर रहे हो कोई फर्क नहीं। ठीक है, तो नेटो कब बनाया गया? 1949। कितने मेंबर्स थे इसमें? तो नेटो में टोटल 12 मेंबर्स थे जब ये बनाया गया। ठीक है, और ये 12 के 12 मेंबर्स किसके सपोर्टर्स है? यूएसए के। मतलब इनका हेड कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और तो और इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि भैया देखो, हमारे ग्रुप में 12 कंट्रीज है। कितने कंट्रीज है? 12। और इन 12 कंट्रीज में से किसी भी एक कंट्री के ऊपर आर्म्ड हमला होता है ना? किसी के ऊपर भी क्या होता है? हमला होता है। तो ऐसा माना जाएगा कि हम 12 की 12 कंट्रीज के ऊपर, पूरे ग्रुप के ऊपर हमला हुआ है, और हम पूरा ग्रुप एक साथ फिर क्या करेंगे? तुम्हारे पे हमला करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो नेटो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनी जो क्या कहने लगी कि हम लोग पूरे की पूरी एक टीम की तरह काम करेंगे। हम में से किसी भी एक के ऊपर हमला, यानी कि हम सब पे हमला, और हम सब इकट्ठा के अब तुम्हें मारेंगे, पिटाई पिटाई करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? कब बनी थी? 1940। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। देखो क्या बोल रहा है, वेस्टर्न अलायंस की बात करें। वेस्टर्न अलायंस मतलब हम सबको पता है कि वेस्टर्न अलायंस मतलब वेस्टर्न यूरोप और उस साइड के लोग, है ना? देखो ये सारे वेस्टर्न यूरोप है, वेस्टर्न यूरोप ही तो है पूरा, है ना? और ये नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट है। ठीक है, देखो क्या बोल, द वेस्टर्न अलायंस वाज फॉर्मलाइज्ड इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और ये बोल रहा है क्या? अब वेस्टर्न अलायंस को एक नाम दे दिया गया। ठीक है, और उस नाम का, उस वेस्टर्न अलायंस का नाम क्या 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 दे दिया गया? फॉर्मल नेम क्या दिया उसको? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या नेटो।
नेटो इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन अप्रैल 1949। ये बोल रहा है कि कब बनी नेटो, तो नेटो बनी है अप्रैल 1949। ठीक है, और आपको जानकारी चाहिए तो 29 अप्रैल 1949 क्या बनी थी नेटो, है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इट वाज एन एसोसिएशन ऑफ 12 स्टेट्स। कितने स्टेट्स थे इसमें, यानी कि कितनी कंट्रीज थी इसमें, जब नेटो बनी थी तब इसमें कितने स्टेट्स थे, टोटल 12 स्टेट्स। आज कितने हैं आप लोग मुझे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आज नेटो में कितने स्टेट्स हैं, यानी कि कितनी कंट्रीज। ठीक है, तो नेटो जब 1949 में बनी तब इसमें 12 स्टेट्स थे। इट वाज एन एसोसिएशन ऑफ 12 स्टेट्स व्हिच डिक्लेयर्ड दैट आर्म्ड अटैक ऑन एनी वन ऑफ देम इन यूरोप और नॉर्थ अमेरिका वुड बी रिगार्डेड एज एन अटैक ऑन ऑल ऑफ देम। और ये लोग बोल रहे हैं कि भाई साहब यूरोप में या नॉर्थ अमेरिका में कहीं पर भी हमारे किसी भी एक मेंबर के ऊपर भी तुम लोगों ने अटैक किया, इसका मतलब सबके ऊपर अटैक किया और हम सब लोग तुम्हारी बैंड बजाने के लिए आते हैं। नेटो 1949 हेड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आ गया, चलिए वेस्टर्न अलायंस तो हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं हम लोग ईस्टर्न अलायंस पे और देखते हैं कि ईस्टर्न अलायंस का क्या है। ईस्टर्न अलायंस वार्सो पैक्ट, वार्सो पैक्ट भी समझ लेते हैं। अब जब नेटो बन चुका था, अब नेटो कब बना था 1949 में। ठीक है, तो ऐसा लग रहा था कि यार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो स्ट्रांग होता जा रहा है। ठीक है, और ऐसा ना हो कि भाई यूएसएसआर जो हल्का पड़ जाए। तो यूएसएसआर के ऊपर थोड़ा प्रेशर बनने लग गया। क्या यूएसएसआर को लगा कि भैया मुझे भी कोई ग्रुप बनाना। ठीक है, तो यूएसएसआर ने क्या कहा, यूएसएसआर ने कहा कि ठीक है मैं भी अपना एक ग्रुप बना रहा हूँ। और इस ग्रुप बनाने के लिए इसने यूएसएसआर वालों ने पोलैंड में एक मीटिंग, पोलैंड में, पोलैंड की कैपिटल क्या है वार्सो, और वार्सो में एक मीटिंग करी। और वार्सो में जो ईस्टर्न अलायंस वाले कंट्रीज थे, ईस्टर्न अलायंस वाली कंट्रीज वो सारी की सारी आती है, मीटिंग करती है और एक नया ग्रुप बनाती है। क्योंकि मीटिंग पोलैंड के कैपिटल वार्सो में हुई थी, इसी वजह से इस ग्रुप का नाम रखा जाएगा वार्सो पैक्ट, वार्सो की संधि। समझ में आ रहा है क्या, कब बना वार्सो पैक्ट, नाटो बना था 1949, वार्सो पैक्ट बनेगा 1955। ठीक है, ये आप लोगों को एम्बलम दिख रहा है वार्सो। ठीक है, देखिए क्या बता रहा है ये। तो ईस्टर्न अलायंस का नाम वार्सो पैक्ट, वेस्टर्न अलायंस का नाम था नेटो। देखो क्या बोल रहा है, द ईस्टर्न अलायंस नोन एज द वार्सो पैक्ट वाज लेड बाय द सोवियत यूनियन। इनका हेड कौन है ईस्टर्न अलायंस वालों का या वार्सो पैक्ट का, तो वार्सो पैक्ट का हेड है यूएसएसआर या द सोवियत यूनियन। इट वाज क्रिएटेड इन 1955 में क्रिएट किया गया था। मेन काम क्या है इसका, इट्स प्रिंसिपल फंक्शन वाज टू काउंटर नाटोस फोर्सेस इन यूरोप। और इसका मेन काम क्या था, इसका मेन काम था कि नेटो के फोर्सेस को क्या करना है, यूरोप में काउंटर करना है, यानी कि नेटो के अगेंस्ट में बना हुआ एक ग्रुप है। ठीक है, इन लोगों ने भी सेम चीज बोली कि भैया हम में से किसी भी एक के ऊपर हमला कर दिया तो हम लोग भी तुम सबकी पिटाई कर। समझ में आ रहा है नहीं यार। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को सारी की सारी चीज समझ में आ गई होगी। अब देखो ये यूरोप का मैप बना रखा है और यूरोप आप लोगों को दिख रहा है क्लियरली क्या कि यूरोप में डिवीजन दिखाई दे रहा है। जो येलो कलर के जो कंट्रीज दिख रहे हैं आप लोगों को, ये नेटो के पार्ट। एग्जाम्पल के तौर पर अच्छा देखो, जर्मनी दो हिस्सों में बटा, जर्मनी दो हिस्सों में बटा। आधा जर्मनी या वेस्ट जर्मनी जो है वो नेटो का मेंबर है और ईस्ट जर्मनी जो है वो वार्सो पैक्ट का मेंबर है ना। ये वेस्टर्न अलायंस, वो ईस्टर्न अलायंस। नॉर्वे किसका मेंबर है, नेटो का। ब्रिटेन यूके किसका मेंबर है, नेटो का। फ्रांस नेटो का, स्पेन नेटो का, पुर्तगाल नेटो का, इटली नेटो का। ठीक है, बेल्जियम नेटो का। ठीक है, नीदरलैंड्स किसका, नेटो का। इस साइड में आते हैं हम लोग इस साइड में देखो क्या सीट है, इसका मेंबर कौन है, यूएसएसआर वाले ब्लॉक का, है ना, या वार्सो पैक्ट का। तो वार्सो पैक्ट का कौन है, ये देखो पोलैंड, ये तो है यूएसएसआर पूरा। ठीक है, और कौन है, ईस्ट जर्मनी है, चेकोस्लोवाकिया है ना, हंगरी है, रोमानिया है, बल्गेरिया है। तो ये सारे के सारे किसका पार्ट है, ये सारे के सारे पार्ट है किसका, ईस्टर्न अलायंस का या फिर वार्सो पैक्ट। ठीक है, यहाँ पे टर्की भी दिख रहा है हम लोगों को, दिख रहा है क्या, लेकिन टर्की किसका पार्ट है, नेटो। नेटो समझ में आया नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, पक्की बात है। चलिए आगे। कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर में अलायंस बिल्डिंग प्रोसेस देखते क्या है। तो ये बोल रहा है कि यूरोप बिकेम द मेन एरेना ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सुपर पावर्स। इन सम केसेस द सुपर पावर्स यूज देयर मिलिट्री पावर टू ब्रिंग कंट्रीज इनटू रिस्पेक्टिव अलायंसेस। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि यूरोप जो था, यूरोप है ना, यूरोप में हम लोगों ने देखा था कि मेन डिवीजन तो यूरोप का ही है। आधा यूरोप जो है वो वेस्टर्न अलायंस का पार्ट है, आधा यूरोप ईस्टर्न अलायंस का पार्ट है। आ गया, ठीक है। तो अब सीन क्या है कि यूरोप जो था वो मेन एरिया था जहां पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था किसके किसके बीच में, वेस्टर्न अलायंस और ईस्टर्न अलायंस के बीच में। ठीक है, आगे, इन सम केसेस द सुपर पावर्स यूज
देयर मिलिट्री पावर टू ब्रिंग कंट्रीज इनटू रिस्पेक्टिव अलायंस। अब कई बार क्या होता था, ये दो सुपर पावर्स है, यूएसए है और यूएसएसआर। एग्जाम्पल के तौर पे यूएसएसआर को ले लेते हैं। यूएसएसआर किसी एक छोटी सी कंट्री को, मान लो हंगरी वगैरह को बोल रहा है कि भैया मेरा पार्ट बन जा, वॉरस्पैट का पार्ट बन जा, वॉरस्पैट का, ठीक है, लेकिन हंगरी मान नहीं रहा। ठीक है, तो यूएसएसआर का दिमाग खराब हो गया, बोल रहे यार 2-3 साल से समझा रहा हूँ मेरा पार्ट बन जा, मेरा पार्ट बन जा, मान नहीं रहा। तो यूएसएसआर क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक कर देगा, है ना, अपनी मिलिट्री से, और फिर क्या जबरदस्ती इसको अपना पार्ट, समझ में आ रहा है यार, और अपने ग्रुप में ले आएगा ईस्टर्न अलायंस में। ठीक है, तो ये दोनों दोनों करते थे, यूएसए भी करता था, यूएसएसआर भी करता था। तो ये क्या बोल रहा है, जो लोग नहीं मानते थे उनके साथ क्या किया जाता था कि समटाइम्स द सुपर पावर्स यूज द मिलिट्री पावर टू ब्रिंग कंट्रीज इनटू रिस्पेक्टिव अलायंसेस। अपने ग्रुप में लाने के लिए कई बार मिलिट्री पावर का भी ये सुपर पावर्स यूज करते थे। एग्जांपल के तौर पे सोवियत इंटरवेंशन इन द ईस्टर्न यूरोप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। द ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, in West Asia, Middle East, the United States built an alliance system called the Southeast Asian Treaty Organization (SEATO) and the Central Treaty Organization (CENTO). ठीक है, अब ये चीज ध्यान सुनो। सीन क्या था कि ये देखो ये दुनिया है, ठीक है, और दुनिया में हम सबको पता है कि दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी, एक वेस्टर्न अलायंस में, एक ईस्टर्न अलायंस में। यहाँ पर यूएसए का दबदबा, यहाँ पर यूएसएसआर का दबदबा। ठीक है, ये कह रहा है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में मेरी चलती है, ये कह रहा है ईस्टर्न वर्ल्ड में मेरी चलती है। अब यूएसए को लग रहा है कि यार सीन क्या है, ये जो एशिया है ना, यहाँ पर जो एशिया है, एशिया में बहुत सारी न्यू कंट्रीज आ रही है, यानी कि बहुत सारी नई कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो रही है ना। तो यहाँ पर बहुत सारी क्या है, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज आ रही है, और मैं क्या करना चाहता हूँ, इन न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज को अपना पार्ट बनाना चाहता हूँ। कौन कह रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ। और इसी वजह से यूएसए ने दो ग्रुप्स और बनाए, एक तो नेटो बनाया था इसने, ऊपर से दो ग्रुप्स और बनाए, एक सीटो और दूसरा सेंट। अब है क्या, सीटो क्या है, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब साउथ ईस्ट एशियन कौन से कंट्रीज होते हैं, ये देखो, ये इंडिया है, इंडिया के यहाँ पर म्यांमार वगैरह है, इसके नीचे फिर वो थाईलैंड, लाओस, है ना, और कौन से, सिंगापुर वगैरह वगैरह, ये वाला है ना, इंडोनेशिया वगैरह, ये वाला इलाका जो, इसको साउथ ईस्ट एशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साउथ ईस्ट एशिया। देखो इधर ये साउथ है, ये ईस्ट है ना, ये साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया। तो साउथ ईस्ट एशिया वालों को क्या करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, और यूएसए का पार्ट बनाने के लिए, यूएसए के टीम का पार्ट, यानी कि वेस्टर्न अलायंस का पार्ट बनाने के लिए इन लोगों ने एक नया ग्रुप बनाया जिसका नाम था सीटो। क्वेश्चन ये है कि सीटो कब बना था, है ना, पेपर में आता है क्वेश्चन। तो सीटो बना था कब, 1954 में। फिर क्या किया, दूसरा सेंटो बनाया इन लोगों ने, सेंटो। अब सेंटो क्या है, जो सेंट्रल एशिया है ना, सऊदी अरेबिया वगैरह वगैरह कंट्रीज जो, ठीक है, उनको अट्रैक्ट करने के लिए इन लोगों ने क्या बनाया, सेंटो बनाया। सेंटो क्या है, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल एशिया को क्या करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, और यूएसए का पार्ट बनाने के लिए, यूएसए के ग्रुप का पार्ट बनाने के लिए, वेस्टर्न अलायंस का पार्ट बनाने के लिए यूएसए ने क्या करा, सेंटो बनाया। कब, 1955। तो सीटो और सेंटो, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। सीटो की अगर बात करें तो सीटो के दो मेंबर्स बन गए थे, दो मेंबर्स सीटो में चले गए थे सीटो बनते ही। एक था थाईलैंड और एक था पाकिस्तान। तो जब सीटो बना तो सीटो के दो मेंबर्स बने, एक पाकिस्तान और एक कौन, थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड पहले बना फिर पाकिस्तान बना, मतलब इकट्ठे ही बने ये दोनों, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, सीटो सेंटो समझ में आ गया, कोई दिक्कत है इसमें, आ गया। The Soviet Union and Communist China responded by having close relations with regional countries such as North Vietnam, North Korea and Iran. ठीक है, अब सीटो सेंटो को काउंटर करने के लिए, सीटो सेंटो को काउंटर करने के लिए जो सोवियत यूनियन है, यानी कि यूएसएसआर, जो यूएसएसआर प्लस यूएसएसआर का सपोर्टर कौन है, बहुत बड़ा, चाइना। इन दोनों ने कहा कि भैया हमारे वाली जगह पर, यानी कि ईस्टर्न वर्ल्ड में हम यूएसए को इन्फ्लुएंस बढ़ाने नहीं देंगे। इसी वजह से इन दोनों ने मिलकर क्या करना स्टार्ट कर दिया, बातचीत करना स्टार्ट कर दिया। किसके साथ, तीन इंपॉर्टेंट कंट्रीज के साथ। किसके किसके साथ इन लोगों ने बात करनी स्टार्ट कर दी, वियतनाम के साथ, इराक के साथ, और किसके साथ, नॉर्थ कोरिया। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, मतलब क्या है, मतलब दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा है कि मेरे सपोर्ट में ज्यादा कंट्रीज है या तेरे सपोर्ट में ज्यादा कंट्रीज। समझ में आया नहीं, इस चीज का क्या चल, कॉम्पिटिशन। ठीक है, आइए आगे आगे। ठीक है, अब देखो ये फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड
बता रहा है हम लोगों को। थर्ड वर्ल्ड क्या है वो हम लोग आगे आगे करेंगे। नैम की कंट्रीज है उसको देखेंगे हम लोग, लेकिन अभी के लिए फर्स्ट वर्ल्ड देखो कौन सा। फर्स्ट वर्ल्ड हमें दिख रहा है येलो कलर में, यूएसए और यूएसए का पार्ट, यानी कि कौन से वेस्टर्न अलायंसेस। ठीक है, इस साइड में रेड कलर में जो हमें दिख रहा है वो कौन सी कंट्रीज दिख रही है हम लोगों को ऐसी कंट्रीज दिख रही है जो कि ईस्टर्न अलायंसेस का पार्ट, समझ में आ रहा है। और फिर ग्रीन कलर में हमें दिख रहा है थर्ड वर्ल्ड। थर्ड वर्ल्ड हम लोग कहते हैं किसको, थर्ड वर्ल्ड हम लोग कहते हैं नैम वाली कंट्रीज को। इसका मतलब क्या, फर्स्ट वर्ल्ड ये मैंने पहले ही बताया आप लोगों को, फर्स्ट वर्ल्ड कौन है, वेस्टर्न अलायंसेस। ठीक है, और अगर और इसको अच्छे से लिखे तो इसका मतलब इसमें कौन आएगा, नेटो, सीटो, सेंटो। ठीक है, अगर मैं बात करूं सेकेंड वर्ल्ड की तो सेकेंड वर्ल्ड में कौन आएगा, सेकेंड वर्ल्ड में ईस्टर्न अलायंसेस। और ईस्टर्न अलायंसेस में कौन है, ईस्टर्न अलायंसेस में कौन है, ईस्टर्न अलायंसेस में वॉर्सो पैक्ट, आगे ना। और अगर हम लोग थर्ड वर्ल्ड की बात करें तो थर्ड वर्ल्ड किसका है, हम सबको पता है थर्ड वर्ल्ड नैम का है, नैम नॉन अलाइंड मूवमेंट, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि क्या है इनका सिस्टम। ठीक है, आगे बढ़े थोड़ा सा, देखिए आगे कुछ है क्या हमारे लिए। ठीक है, कोल्ड वॉर चैलेंजेस फॉर द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। ठीक है, अब ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए क्या चैलेंजेस है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कौन सी, नैम, नैम की कंट्रीज। नैम जो है, नैम नॉन अलाइंड मूवमेंट को कहते हैं, इसको कहते हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट। अभी नॉन अलाइंड मूवमेंट क्या है, ये जो नॉन अलाइंड मूवमेंट है ये नैम है, इसका सिस्टम बड़ा अनोखा है ना। ये लोग न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज है, और जैसे ये लोग इंडिपेंडेंट हुए तो इनके पास ना वो यूएसए और यूएसएसआर दोनों भूल गए। एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया 1947 में आजाद होता है और इंडिया के पास फटक से दो जने पहुंच जाते, एक आता यूएसए, एक आता यूएसएसआर, और बोलता है कि भैया मेरा पार्ट बन जा, मेरा पार्ट बन जा यूएसएसआर। ठीक है, दोनों के दोनों पहुंच जाते, तो इंडिया से पूछते हैं कि भैया, इंडिया को बोलता है कि भैया यूएसए का पार्ट बन जा, वेस्टर्न अलायंस, वेस्टर्न अलायंस। ठीक है, यूएसएसआर भी जाता है इंडिया के पास, और इंडिया को बोलता है कि भैया मेरा पार्ट बन जा, ईस्टर्न अलायंस, ईस्टर्न अलायंस। इंडिया बोलता है भैया देखो ऐसा माफ करो। कहना मतलब ये है कि ना मुझे यूएसए का पार्ट बनना है, ना मुझे यूएसएसआर। ठीक है, तो लोग बोलते ये दोनों पूछते हैं कि भैया तू क्या करेगा फिर। कह रहा मैं अपना नया ग्रुप बना। कह रहा कौन सा नया ग्रुप, कह रहा मेरे ग्रुप का नाम होगा नैम। नैम का मतलब क्या, नॉन अलाइंड मूवमेंट। कह रहा मतलब क्या, मतलब ये कि ना ही मैं यूएसए का साथ दूंगा ना ही यूएसएसआर का साथ दूंगा, मैं रहूंगा मगन अपने आप में। ठीक है, मेरे को जब लगेगा कि यूएसए ठीक है यूएसए का साथ दूंगा, जब मुझे लगेगा यूएसएसआर ठीक है यूएसएसआर का साथ दूंगा, दोनों के साथ मुझे गठबंधन नहीं करना। मैं आजाद पंछी हूँ, अब आजाद हो गया हूँ तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी आजाद हूँ। समझ में आया कि नहीं आया। तो इंडिया ने पाकिस्तान की तरह किसी ग्रुप का साथ नहीं दिया। इंडिया ने कहा कि भैया मैं क्या करूंगा, अपना खुद का ग्रुप बनाऊंगा। तो नैम बनाने में कौन कौन लोग थे, तो नैम बनाने में 5 कंट्रीज थी। एक थी इंडिया, यूगोस्लाविया, इसी की तरह इजिप्ट, इसी की तरह इंडोनेशिया और घाना। ये 5 कंट्रीज थी जिन्होंने मिलकर तैयार बनाया था, और इन नैम वाले लोगों को थर्ड वर्ल्ड बोला। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए क्या चैलेंज था, वही हम लोगों को इसमें पढ़ना। मेनी ऑफ द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज आफ्टर गेनिंग देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द colonial powers such as Britain and France were worried that they would lose their freedom as soon as they gained formal independence। अब बहुत सारी जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, क्योंकि हम सबको पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म होता है, वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म होता है, इसके बाद बहुत सारी कंट्रीज, बहुत सारी एशियन और बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज ऐसी होती है जिनको इंडिपेंडेंस मिलना शुरू हो जाता है। इनको क्या मिलता है, इंडिपेंडेंस मिलना शुरू हो जाता है। और जब इन लोगों को इंडिपेंडेंस मिलना शुरू हो जाता है, तब तब क्या होता है, जब ये लोग इंडिपेंडेंट होना स्टार्ट होते हैं, यूएसए और यूएसएसआर पहुंच जाते हैं कि भैया हमारा पार्ट बन जा, हमारा पार्ट बन जा, हमारा पार्ट बन जा, हमारा पार्ट बन जा। ये सारी की सारी कंट्रीज हाथ जोड़ती है और बोलती है, सारी की सारी मोस्टली कंट्रीज हाथ जोड़ती है और बोलती है कि भैया देखो ऐसा है, अभी गुलामी से निकल कर आए, अब दोबारा गुलाम नहीं बनना। ठीक है, तो हम क्या रहना चाहते हैं, आजाद रहना चाहते हैं। तो इन कंट्रीज में मिलकर नैम। ठीक है, और इनको ऐसा लग रहा था कि अगर हम लोग यूएसएसआर का साथ दे देंगे तो हमें जो अभी अभी इंडिपेंडेंस मिली है वो हमारे हाथ से निकल जाएगी। ठीक है, और इस वजह से हम किसी का साथ देना नहीं चाहते। क्रैक्स एंड स्प्लिट्स विद इन द अलायंसेस वर क्विक टू अपीयर। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है कि
जो ये यूएसए और यूएसएसआर का ग्रुप था ना, तो कई बार ऐसा होता था कि यूएसएसआर के ग्रुप वाले लोग यूएसए में जाते थे, यूएसए के ग्रुप वाले लोग छोड़ के यूएसएसआर में जाते थे। तो क्या हो रहा था, बहुत सारे क्रैक्स एंड स्प्लिट्स हो रहे थे, है ना। इसके अलायंस वाला बंदा उसके अलायंस में जा रहा है, इसके अलायंस वाला बंदा उसके अलायंस में जा रहा है, फिर से इधर आ रहा है, ठीक है। ऐसा वाला सिस्टम बार बार देखने को मिला। Communist China quarreled with USSR towards the late 1950s, and in 1969 they fought a brief war over a territorial dispute. अब देखो चाइना जो है वो यूएसएसआर का दोस्त है, दोनों की आइडियोलॉजी सेम है, सोशलिज्म कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी पे चलते हैं दोनों के दोनों। लेकिन वो होता क्या है, 1950s में चाइना की और यूएसएसआर की, चाइना की और यूएसएसआर की क्या होती है, क्वारल होता है, लड़ाई होती है। लड़ाई मतलब आम लड़ाई नहीं, बातों की लड़ाई होती है ना। क्योंकि चाइना क्या करता है, एक टेरिटरी मांगता है किससे, यूएसएसआर से, और कहता है कि मेरी टेरिटरी है ना। चाइना को पूरा दुनिया भी दे देंगे ना, तो वो बोलेगा अरे वो विनस भी मेरा है ना, मार्स भी मेरा है, ठीक है। ऐसी आदत है चाइना की। तो अब सीन क्या है, चाइना के और यूएसएसआर का क्वारल हो जाता है 1950s में, और 1969 में वॉर हो जाता है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट होता है ना, जमीन को लेकर लड़ाई होती है, ठीक है। और चाइना क्लेम करता है किसी लड़ाई को, रशिया कहता है कि भैया देख ऐसा मैं तो दूंगा, ठीक है। आगे तो क्या बोल रहा है, the other important development was the non-aligned movement NAM, which gave the newly independent countries a way of staying out of the alliances। और इसी टाइम पीरियड में 1950s में, या अगर हम लोग बात करें कि नैम कब बना था, तो नैम जो है वो 1954 में बनता है, ठीक है। तो नैम 1954-55 के आसपास बनता है, ठीक है। तो नैम के बारे में हम लोगों को क्या पता चलता है, नैम के बारे में हमें पता चलता है कि 1950s में एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट क्या हो रहा है, 1950s में एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये हो रहा है कि जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज है इनको एक नया रास्ता दिख रहा है, इन दोनों यूएसए और यूएसएसआर से दूर रहने का, इनके अलायंस सिस्टम से दूर रहने का, जो कि है नॉन अलाइनमेंट। एक ऐसा ग्रुप जो ना यूएसए का साथ दे रहा है ना ही यूएसएसआर का साथ दे रहा है, और इन्हीं कंट्रीज को बोला गया द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। बड़े आगे थोड़ा सा देखते कुछ है क्या। व्हाई द सुपर पावर्स नीडेड एनी अलाइज एट, ये बोल रहा है कि जो सुपर पावर्स है इनको अलाइज क्यों चाहिए थे, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, द स्मॉलर स्टेट्स वर हेल्पफुल फॉर सुपर पावर्स इन गेनिंग एक्सेस टू वाइटल रिसोर्सेज सच एज ऑयल एंड मिनरल्स। ये बोल रहा है कि जो छोटा सुपर पावर, जो छोटा कंट्री है, जो सुपर पावर का साथ देने के लिए आया है, ठीक है, इसका फायदा तो इसने देख लिया आगे ना, कि भैया मेरी अगर किसी दूसरे सुपर पावर के साथ लड़ाई कर हो जाती है तो पीछे एक सुपर पावर मेरे पास बैठा हुआ है आगे ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये वेपन्स दे देगा मुझे, ऐसे कर देगा, पैसे दे देगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। लेकिन इस सुपर पावर का क्या फायदा है, इसकी मदद करके, इस छोटे से की, ठीक है। तो सबसे बड़ा फायदा क्या है कि इस छोटे से कंट्री में रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है ना, तो रिसोर्सेज का यूज कौन करेगा, रिसोर्सेज का यूज करेगा वो सुपर, समझ में आ गया, ठीक है, सच एज ऑयल एंड मिनरल्स। तो इस छोटी कंट्री के ऑयल्स मिनरल्स वगैरह वगैरह क्या करेंगे, कौन छीनेगा, वो सुपर पावर छीनेगा, यूज करेगा उसको, एक्सप्लॉइट करेगा उसको। दूसरा, टेरिटरी मिलेगी, है ना, जैसे क्यूबा को मिली थी, ये यूएसए था, ये क्यूबा था, है ना, और यहाँ पर दूर था यूएसएसआर। तो यूएसएसआर को क्या मिल गई थी, एक टेरिटरी मिल गई थी जहाँ से यूएसए के ऊपर अटैक कर सके, मिली थी नहीं मिली थी, ठीक है। उसी के बारे में बात करेंगे। देखो क्या बोला, टेरिटरी फ्रॉम वेयर द सुपर पावर्स कुड लॉन्च देयर वेपन्स एंड ट्रूप्स, है ना। एक ऐसी टेरिटरी मिली थी जहां से ये लोग क्या कर सकते हैं, अपने अपने मिसाइल्स, अपने वेपन्स को क्या कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं, अपने ट्रूप्स को भेज सकते हैं, ठीक है। एक मिलिट्री बेस मिल गया है ना। सुपर पावर का और क्या फायदा है, लोकेशंस फ्रॉम वेयर दे कुड स्पाई ऑन ईच अदर। यहाँ से अब देखो यूएसएसआर में यहाँ पे बैठ के ये लोग यूएसए के बारे में कितनी जानकारी ले लेंगे, आगे ना। लेकिन अगर यूएसए के पास जाने का मौका मिल गया तो, क्यूबा के पास, क्यूबा में जाने का मौका मिल गया तो, आगे ना, मतलब दुश्मन के ऊपर जासूसी करने का मौका मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना। चौथा फायदा, इकोनॉमिक सपोर्ट। इकोनॉमिक सपोर्ट का मतलब क्या, कि सर आपने तो बताया था कि ये जो छोटी कंट्री है सुपर पावर, इसको इकोनॉमिक सपोर्ट देता, बिल्कुल सही, लेकिन जब लड़ाई हो रही है, मान लो वेस्टर्न अलायंस की और ईस्टर्न अलायंस की लड़ाई हो जाएगी, है ना, तो यूएसए खुद पैसा तो लगा रहा है लड़ाई में, लेकिन अब इसके अकेले का पैसा नहीं लगेगा। अब ये बोलेगा कि भैया जो जो मेरे साथ लड़ाई कर रहा है सब पैसा डालो, अरे बोलो भैया। ऐसे ही यूएसएसआर क्या करेगा, यूएसएसआर अकेला पैसा नहीं लगाएगा अब लड़ाई, इन सबको बोलेगा कि भैया लड़ाई तुम्हारी भी तो है ना, चलो निकालो पैसा, ठीक है। तो फायदा क्या है सुपर पावर का, सुपर पावर का फायदा ये है कि सुपर पावर को रिसोर्सेज मिल रहे हैं। सुपर पावर का फायदा क्या है, सुपर पावर को क्या मिल रहा है, अपने वेपन्स लॉन्च करने के लिए, ट्रूप्स को लॉन्च करने के लिए एक टेरिटरी मिल रही है, जगह मिल रही है। तीसरा फायदा क्या है कि भाई
स्पाई कर सकता है, एस्पियोनेज कर सकता है, या फिर क्या कर सकता है, जासूसी कर सकता है किसकी, अपने राइवल की। और चौथा क्या है, इकोनॉमिक सपोर्ट, कि भाई लड़ाई में इस सुपर पावर को अकेले को पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, बल्कि पूरे के पूरे अलायंस से ये पैसा लेगा, किस लिए, लड़ाई में। ठीक है, अलाइज वर इंपॉर्टेंट फॉर आइडियोलॉजिकल रीजंस, और ये बोल रहा है कि मेन चीज तो अपन भूली क्या, कि आइडियोलॉजी के लिए भी तो इंपॉर्टेंट है। जो भी बंदा जिस भी अलायंस में जाएगा, इसका मतलब वो उस अलायंस को फॉलो कर रहा है, आगे ना, उस आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा है। कैसे, एग्जांपल के तौर पे अगर क्यूबा क्यूबा किसके किसका पार्ट बन रहा है, यूएसए के, यूएसएसआर के अलायंस का पार्ट बन रहा है, इसका मतलब क्यूबा उसकी आइडियोलॉजी भी तो फॉलो कर रहा है, सोशलिज्म कम्युनिज्म का, आगे ना। अगर क्या नाम है, पाकिस्तान पाकिस्तान किसका पार्ट बन रहा है, यूएसए का पार्ट बन रहा है, यूएसए की सीटों का पार्ट बन रहा है, इसका मतलब पाकिस्तान किसकी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा है, पाकिस्तान फॉलो कर रहा है यूएसए की आइडियोलॉजी, कैपिटलिज्म वाली। अरे सही बात है, गलत बात है, इसका मतलब जितना बड़ा अलायंस उतनी तुम्हारी आइडियोलॉजी फेल, जितना छोटा अलायंस उतनी तुम्हारी आइडियोलॉजी कम होगी, और जितने तुम्हारे ज्यादा सपोर्टर्स होंगे, इसका मतलब दुनिया में तुम्हारा डोमिनेंस उतना ज्यादा है। ठीक है, देखिए क्या बता रहा है, द लॉयल्टी ऑफ अलाइज सजेस्टेड दैट द सुपर पावर्स वर विनिंग द वॉर ऑफ आइडियाज एज वेल। ठीक है, और जितने लोगों की लॉयल्टी होगी, इसका मतलब क्या, जितने लोगों की लॉयल्टी होगी, इसका मतलब क्या, कि तुम लोग क्या कर रहे हो, आइडियोलॉजिकल वॉर भी जीत रहे हो, आगे ना। दैट लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म वर बेटर देन सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म और वाइस वर्सा। तो ये क्या बोल रहा है, कि अगर कैपिटलिज्म फेल रहा है, तो इसका मतलब क्या, कैपिटलिज्म का वॉर जीत रहे हैं, कैपिटलिज्म अगर फेल रहा है तो कैपिटलिज्म वाले यूएसए जो है वो वॉर जीत रहा है, एंड वाइस वर्सा, अगर सोशलिज्म कम्युनिज्म फेल रहा है, इसका मतलब क्या, सोशलिज्म कम्युनिज्म वाले वॉर जीत रहे हैं। ठीक है, चलो, तो आशा करता हूँ आज वाली वीडियो आप लोगों को बहुत 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 पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, मुझे दिखाइए, बहुत 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 सारा प्यार, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लिखकर आप लोगों के सामने मैं रोज बरोज आता रहूंगा। तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है, जय हिंद।